हेलो बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को हमारी आने वाली वीडियो मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, ये आपके वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, और इनमें जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धातु की चमकदार सतह होती है, यह धातु का गुणधर्म क्या कहलाता है? तो आप समझते हैं पाठ का नाम है धातु एवं अधातु, तो हम समझ लेंगे धातु क्या है। तो धातु आप जानते हैं कि वो ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है। क्या होती है? चमक। पहला पॉइंट हो गया चमक। जो विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा पॉइंट हो गया सुचालक। तीसरा पॉइंट, जो विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक हो। तीसरा, जिनमें चमक होती है। अगली, जो संचारित होती हैं। धातु ये क्या होती हैं? संचारित भी होती हैं। अगला, जो धात्विक गुण दर्शाती हैं, जो आघात बांधनीय होती हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो जितने ये गुण हैं, ये जिस भी पदार्थ में होते हैं, उसको हम धातु कहते हैं। जैसे हम कहें लोहा, चांदी, सोना, ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? धातुओं की श्रेणी में आते हैं। अब यदि हम आपसे कहें लकड़ी, तो लकड़ी धातु नहीं है, लकड़ी क्या होगी? अधातु होगी। पत्थर अधातु होगा, और जो प्लास्टिक अधातु होगा, पन्नी अधातु होगा, कपड़ा अधातु होगा। तो ये सब अधातु हैं। तो क्योंकि धातुओं में गुण पाया जाता है कि वो चमकदार होती हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है, और आघात बांधनीय होती है, विद्युत की सुचालक भी होती हैं, ऊष्मा की सुचालक भी होती है। तो जो गुण इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम धातु कहते हैं। तो आइए स्टार्ट कहते हैं कि धातु की चमकदार सतह होती है, तो यह गुणधर्म उनका धात्विक चमक कहलाती है। क्या कहलाती है? धात्विक चमक। तो धातुओं में चमक होती है, वो धात्विक चमक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाती हैं, यह धातुओं का गुणधर्म क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं धातुएं जो होती हैं, वो चादर के रूप में फैल जाती हैं। हम लोहा को यदि पीटें तो वह चादर के रूप में फैल जाएगा। इसलिए जो धातुएं होती हैं, वो चादर के रूप में फैल जाती हैं, और जो चादर के रूप में फैलती हैं, यह गुणधर्म उनका आघात बाध्यता कहलाता है। आघात बाध्यता क्या कहलाएगा? आघात बाध्यता। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है 2 नंबर में, कि धातुएं पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाती हैं, यह आघात बाध्यता कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आप जानते हैं कि केवल एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसको हम मरकरी या पारा या Hg कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी या पारा भी बोलते हैं उसको, और इसका जो सूत्र है, संकेत है, वो Hg होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, धातुओं में खींचने पर पतले तार परिवर्तित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो यह गुण धातु की तन्यता दर्शाता है, कि धातु को यदि हम खींचें तो पतले तार के समान यह आ जाती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? तन्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में, हम कह सकते हैं। अगला, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो आप जानते हैं जो सोडियम धातु है, यह अतिक्रियाशील धातु है, और इसको हम मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। क्योंकि जो सोडियम होता है, इसका संकेत जो है वो Na है। सोडियम का संकेत क्या होगा? Na। इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 11। इसकी संयोजकता कितनी होगी? एक संयोजकता होगी। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका अष्टक पूर्ण होने में आपको पता होगा कि पहले जो राउंड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2। दूसरे में कितने चले जाएंगे? 8। और तीसरे में कितना बचा? 1 बचा। 8 2 10 और 1 11। तो लास्ट में जो क्या है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो यही इसकी क्या है?
संयोजकता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर सकता है, तो यही इसकी संयोजकता कहलाती है। तो सोडियम की संयोजकता 1 होगी, इसका परमाणु क्रमांक 11 होगा। आइए, तो कहा गया है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है या केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। यदि हम सोडियम को इसी रूप में, सादा रूप में लें, तो सोडियम हमारी हवा से भी क्रिया करके जलने लगेगा या सोडियम पानी से क्रिया करके जलने लगेगा, इसलिए उसको जलने से बचाने के लिए हम मिट्टी की तेल या केरोसिन में रखते हैं, जहां पे उसको ऑक्सीजन ना मिले। आइए, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोडियम है। आपको अभी बता चुके हैं कि सोडियम को अगर खुला छोड़ दें या हम हाथ पे रख लें, तो यह वायु की नमी ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है, अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए यह क्या है, अतिक्रियाशील धातु है। तो इसको हम काय में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। आइए, अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का होता है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है, सुचालक। कार्बन का जो अपर रूप है, कार्बन जो होता है, कार्बन जिसका संकेत सी है, तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। वैसे तो 3 भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कार्बन के 2 अपर रूप। तो एक है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा। तो कार्बन के 2 अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है, 6। और कार्बन को सी से प्रदर्शित कहते हैं। काय से प्रदर्शित कहते हैं, सी से प्रदर्शित कहते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपर रूप है, और ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है, इसमें लाइट चली जाती है। कार्बन कहाँ पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं जो आपकी पेंसिल होती है लिखने वाली, उसकी नोक में जो होता है वो क्या है, कार्बन ही है। आइए, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो जो ऊष्मा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर और कॉपर है। क्या है, सिल्वर और कॉपर, SI और Cu। सिल्वर का जो रासायनिक सूत्र है, सिल्वर का जो नाम है वो SI है, संकेत है, और कॉपर का Cu होता है। तो सिल्वर और कॉपर कैसी है, ऊष्मा की अच्छी चालक धातुएं मानी जाती हैं, इसलिए कॉपर का यूज हम लाइट के लिए करते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा का कैसा है, अच्छी चालक है। आइए, अगला क्वेश्चन, मिश्रातुओं में से किस में मरकरी मतलब Hg एक अवयव की तरह होता है, तो जिंक अमलगम जो होता है उसमें जो पारा है, Hg है, मरकरी है, यह कैसा पाया जाता है, एक अवयव की तरह पाया जाता है। किसमें, मिश्र धातु, काय की मिश्र धातु, जिंक अमलगम की। किसकी, जिंक अमलगम की में जो मरकरी Hg पारा है, यह अवयव की तरह कार्य करता है, किसमें, जिंक अमलगम में। बहुत ही ध्यान से देखते रहे वीडियो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए, अगला क्वेश्चन है, अधातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन विद्युत की अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन विद्युत की सुचालक है ग्रेफाइट। अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक अधातु ऐसी है कि जो विद्युत की सुचालक है, बाकी सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तो जो ग्रेफाइट है, कार्बन का अपर रूप जो है ग्रेफाइट, यह अधातु भी है और विद्युत की सुचालक भी है। आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में क्या होता है, तो जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में कैथोड पर एकत्रित होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो एक कैथोड होता है वो एक एनोड होता है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में क्या होता है, तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगला, अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः कैसी प्रकृति के होते हैं, तो जो अधातु होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसी है प्रकृति, अम्लीय। अम्लीय प्रकृति कौन कहलाती है, जिसका पीएच मान 7 से कम हो, वो अम्ल की श्रेणी में आते हैं, और जिनका 7 से ज्यादा है वो क्षार की श्रेणी में आते हैं। तो अम्लीय प्रकृति जिनकी है, मतलब उनका पीएच मान कितना है, 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है,
वायु से अधिक समय तक खुला छोड़ने देने पर चांदी की धातुएं काली पड़ जाती हैं, यह किसके बचने के कारण होता है? तो चांदियों पर चांदियों का संक्षारण होने लगता है, जो चांदी होती है उसका क्या होता है, संक्षारण होने लगता है और उस पर एक परत चढ़ जाती है काले कलर की, वह कहलाती है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। क्या कहती? सिल्वर सल्फाइड कहलाएगी। तो Ag2S की परत चांदी के ऊपर पड़ जाती है, इसलिए चांदी कैसी हो जाती है, काली पड़ जाती है और इसका काले पड़ने का जो गुण है वो संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाएगा। तो कौन सी परत चढ़ जाती है? Ag2S। अगला, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो जो सोना होता है वो धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, इसी कारण सोने का उपयोग हम आभूषण को बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम संक्षारित होती है और बहुत दिनों तक अच्छी चमकीली बनी रहती है और ये वायु के संपर्क में बहुत ही कम आती है, जिससे आभूषण हमेशा चमकते रहते हैं। इसलिए हम सोने का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि वह कैसी है, बहुत ही कम संक्षारित धातु है। तो पूछा गया है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो वह है सोना, गोल्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनमें जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो टिन की अपेक्षा जिंक क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक का यदि लेप हो जाएगा तो जिंक क्या कर लेंगे? उससे अभिक्रिया कर लेंगे, खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया कर लेंगे। इसलिए कि जिंक कैसी है? टिन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसलिए काय का प्रयोग कहते हैं हम? टिन का प्रयोग कहते हैं, जो अभिक्रिया नहीं करती है। आइए अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन की जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे के जो फ्राइंग पैन है को जंग से बचाने के लिए हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उस पर क्या कह देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं फ्राइंग पैन पर, जिससे वह क्या हो, जंग से बच जाए। आइए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम। मिश्र धातु का एक उदाहरण है। तो कांसा जो है एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी तथा तेल की अशुद्धियां क्या कहलाती हैं? तो अयस्कों में जो मिट्टी और तेल की अशुद्धियां होती हैं इनको हम अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। याद रखना है, जो अयस्क होते हैं तो अयस्कों में जो मिट्टी का तेल एवं रेत होती है, तो मिट्टी एवं रेत की जो अशुद्धियां होती हैं, सॉरी, मिट्टी और एवं रेत की अशुद्धियां जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अमलगम कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, धातुएं किसके साथ मिलकर प्रायः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं? तो धातुएं किसके साथ मिलकर प्रायः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं? तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और क्या करती हैं? क्षारीय ऑक्साइड बना लेती हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, अधातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? तो जो अधातुएं हैं विद्युत की ऋणात्मक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक तत्व होते हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। और धातुओं विद्युत के कैसे होते हैं? तो ये धनात्मक तत्व होते हैं। अधातुएं विद्युत के ऋणात्मक तत्व होते हैं और धातुएं विद्युत की धनात्मक तत्व होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, धातुओं के यौगिक जो प्रकृति में खाने से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो खानों से प्राप्त कहते हैं। तो हम जो प्रकृति में से खानों से मतलब मिट्टी के अंदर से जमीन से प्राप्त कहते हैं वो क्या है? खाने कहलाती हैं। जो जमीन होती है उसके अंदर जो गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, उनको हम खाने कहते हैं। या उन गड्ढों में से खनिज निकालते हैं उसको, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि धातुओं के यौगिक जो प्रकृति में खानों से प्राप्त होते हैं उनको खनिज कहते हैं। क्या कहेंगे? उनको खनिज।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित वैध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो अयस्क होते हैं उनमें जो खराब पदार्थ होते हैं इनको हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित वैध पदार्थों को हम गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। 1 ग्राम सोने से, आप जानते होंगे, 1 ग्राम सोने से हम कितना तार निकाल सकते हैं? 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्टेनलेस स्टील के आयरन के साथ मिला है। तो स्टेनलेस स्टील में जो आयरन के साथ मिलता है वो Na एवं Cr, क्या मिलता है? Na, निकिल और क्रोमियम मिलता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में। आइए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसमें ऋणावेशित एनोड होता है। कैसा एनोड होता है? ऋणावेशित एनोड होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, अमलराज, अमलराज किसको कहते हैं? एक्वारेजिया को हम अमलराज कहते हैं। किसको? एक्वारेजिया को हम अमलराज कहते हैं। तो जो अमलराज है का संगठक है कौन कौन है? तो अमलराज का संगठक HCl, सांद HCl व सांद HNO3 होता है। किसका? एक्वारेजिया का संगठक, मतलब इससे मिलकर जो बना हो। तो जो अम्लराज या एक्वारेजिया किससे मिलकर बने हैं? HCl, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 से। इनका अनुपात जो है वो 3:1 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधातु का कोई एक गुण बताइए। तो अधातु का जो एक गुण है वो चमकहीनता है। तो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इनमें चमक नहीं पाई जाती है। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इनको पीटने पर यह चादर के समान नहीं फैलती। तो जो जितने भी जी गुण हमने आपको बताए हैं ये अधातुओं के हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। आइए अगला क्वेश्चन, वे धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाई जाए वो सोना और चांदी है। क्या है? सोना और चांदी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ऊष्मा की जो कुचालक होती हैं वो है लेड और मरकरी। कौन कौन? लेड एवं मरकरी ऊष्मा की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु द्रव होती है? तो ऐसी अधातु का नाम बताइए। क्या है? ऐसी अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन? ब्रोमीन। अगला ग्रेफाइट एक है। तो ग्रेफाइट आपको हमने बता दिया है कि जो कार्बन होता है, कार्बन का एक अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो एक धातु है और एक ये ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक क्या होती है? सुचालक, जिसमें से लाइट निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? तो अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो अधातु है वो विद्युत की सुचालक है, जो अपवाद माना गया है। तो अधातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्रातु कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रातु कहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, भंगुरता प्रायः किसका प्रमुख गुण है? तो जो भंगुर होती हैं वो अधातुएं होती हैं।
अधातुएं कैसी होती हैं? अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो अधातु में किसमें भंगुरता का गुण पाया जाएगा? तो अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाएगा। तो अधातुएं भंगुर होती है। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग बर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है? तो पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, एचजी जो होता है, उसका उपयोग बर्मामीटर एवं बैरोमीटर में दोनों में किया जाता है। तो पारे का उपयोग बर्मामीटर और बैरोमीटर दोनों में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं? तो जिंक जेरन जिंक और एल्यूमिनियम एल, इन दोनों के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो जिंक जो होता है, जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वे दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित धातुओं की सूची को क्या कहते हैं? तो इसको हम सक्रिय सूची कहते हैं। कौन सी? सक्रियता सूची कहेंगे। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित धातुओं की सूची को हम सक्रियता सूची कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो जो आयोडीन है वो ऐसी अधातु है जो कैसी होती है? चमकीली होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थों की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं? तो उसको हम आयरन ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक प्रायः ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस और कठोर होते हैं क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे से अच्छे मजबूत बंध से पकड़े रहते हैं या जकड़े रहते हैं। इस कारण से वे कैसे होते हैं? ठोस एवं कठोर होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो अंतर आयनिक अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। अगला, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो जो ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका जो अनुपात है 3:1 में होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। किससे मिलके? तांबा और टिन से मिलके क्या बनता है? कांसा बनता है। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अपचयन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इस अध्याय की लगभग सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लिए हैं, और यदि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि बच जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।